हेलो एवरीवन, आई एम रुद्रमूर्ति। आप सभी का इस लेक्चर में स्वागत है। इसके प्रीवियस वीडियो में मैंने गोली दर्पण से संबंधित साइन कन्वेंशन या चिन्ह परिपाटी के बारे में आपसे बात किया था। इस वीडियो को देखने के पहले मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि उस वीडियो को ध्यान से देखिए, ताकि आपको तमाम चीज़ें जो कन्फ्यूज़न है वो सब दूर हो जाएगा। अभी इस वीडियो का मकसद ये है कि गोली दर्पण से संबंधित जितने भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं उनको आपको बताना। तो ये आपको तभी समझ में आएगा जो अगर आप इसके पहले वाला वीडियो देखोगे। तो आप उस वीडियो को ध्यान से देखिए, नोट्स बनाइए, उसके बाद इस वीडियो को देखोगे तो आपको ज़्यादा फायदा मिलेगा। तो चलिए हम लोग अपनी बात स्टार्ट करते हैं। तो पहला एमसीक्यू क्या है? पहला एमसीक्यू क्या है स्टूडेंट? देखिए, पहला एमसीक्यू है टू गेट इमेज लार्जर देन ऑब्जेक्ट, यानी किसी भी ऑब्जेक्ट से बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए क्या उपयोग किया जाता है? वन कैन यूज कॉन्केव मिरर, यानी अवतल दर्पण, अवतल दर्पण, परंतु उत्तल नहीं, ये उत्तल। यानी पहला ऑप्शन दिया है अवतल दर्पण परंतु उत्तल दर्पण नहीं। दूसरा दिया है उत्तल दर्पण परंतु अवतल दर्पण नहीं। तीसरा दिया है आइदर ए कॉन्वेक्स मिरर और एक कॉन्केव मिरर, या तो उत्तल दर्पण या तो अवतल दर्पण। डी ऑप्शन दिया है समतल दर्पण। तो देखिए स्टूडेंट, इसका आंसर तो बहुत आसान है। अगर आप इसका गोली दर्पण में प्रतिबिंबों की रचना के बारे में पढ़ेंगे तो आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। फिर भी आपको एक्सप्लेन करके 2 मिनट में बताता हूं। देखिए की पॉइंट क्या है इसका? की पॉइंट ये है, की पॉइंट किसी भी वस्तु का बड़ा तथा आवर्धित प्रतिबिंब केवल अवतल दर्पण में ही बनता है। यह आपको मैंने उस वीडियो में बताया था। यानी आप चाहते हो और इसी गुण का उपयोग वस्तु को आवर्धित करने के लिए किया जाता है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अगर आप किसी डेंटिस्ट के पास जाते हो अपने दांतों की समस्याओं को लेकर, तो आपके दांतों को जिस दर्पण से देखता है वो दर्पण होता है अवतल दर्पण। तो जैसे आपके दांतों को उस दर्पण के फोकस के अंदर लेकर आता है तो दांत आपका काफी बड़ा और आवर्धित दिखता है। तो किसी भी अवतल दर्पण में आभासी प्रतिबिंब केवल एक ही स्थिति में प्राप्त होता है, वो भी कब? जब वस्तु पोल और फोकस के बीच में रखा जाता है, तो उस समय वस्तु दर्पण के पीछे बड़ा और सीधा प्राप्त होता है। तो ये बात समझ में आ गई। उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब सीधा प्राप्त होता है लेकिन काफी छोटा होता है। उसके उस गुण का उपयोग ट्रैफिक सिग्नल में किया जाता है, या ट्रैफिक पुलिस वाले या सड़क के किनारे जो मिरर रखे रहते हैं उसमें उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि उसमें चीजें छोटी दिखती है। लेकिन इस प्रश्न में क्या पूछा है? हमको बड़ा करके देखना है। तो जब भी किसी मिरर के द्वारा आपको आवर्धित प्रतिबिंब देखना है तो आप हमेशा किसका उपयोग करोगे? अवतल दर्पण का। तो ए ऑप्शन सही होगा, यानी ये ऑप्शन ए इज सब करेक्ट ऑप्शन। इसी में लिख सकते हो उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब हमेशा छोटा बनता है। तो इस एमसीक्यू का की पॉइंट आपको समझ में आया। इसके इस गुण का उपयोग डेंटिस्ट या कोई भी डॉक्टर बॉडी के इंटरनल पार्ट को देखने के लिए करता है। जैसे कान के डॉक्टर के पास जाओगे, कान के अंदर आपको कोई समस्या है तो वो जिस मिरर का उपयोग करता है, या डेंटिस्ट आपके दांतों को देखने के लिए जिस मिरर का उपयोग करता है वो है अवतल दर्पण। तो अवतल दर्पण का एक बहुत ही अच्छा प्रॉपर्टी ये है
कि जब किसी अवतल दर्पण के सामने वस्तु को फोकस के अंदर लेकर आते हैं तो उसका प्रतिबिंब मैग्नीफाइड हो जाता है, बहुत बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। तो मैग्नीफाइड इमेज हमेशा अवतल दर्पण में प्राप्त होता है, जबकि उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब जो प्राप्त होता है वो बहुत छोटा होता है। पीछे बस आ रही है, आप गाड़ी चला रहे हो, साइड मिरर में आपका उत्तल दर्पण लगा है, तो इतना बड़ा बस आपको इतना छोटा दिखेगा, लेकिन क्लियर दिखेगा। तो वस्तु के इमेज को छोटा दिखाने के लिए हम उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं और वस्तु के इमेज को बड़ा प्राप्त करने के लिए अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। उत्तल दर्पण की खासियत ये होती है कि वस्तु चाहे कहीं भी रखी रहे दर्पण में, उत्तल दर्पण में, उसका प्रतिबिंब हमेशा पोल और फोकस के बीच छोटा बनता है, बिंदु आकार का बनता है। लेकिन अवतल दर्पण में केवल एक स्थिति में ही आवर्धित प्रतिबिंब बनता है, जब हम वस्तु को फोकस और पोल के बीच में लाते हैं। उसके अलावा अगर फोकस पर रख दिया जाए, फोकस के बाहर रख दिया जाए, वक्रता केंद्र पर रख दिया जाए, तो इमेज हमेशा उल्टा मिलता है और वस्तु के बराबर या वस्तु से छोटा भी हो सकता है। इट इज डिपेंड ऑन द व्हाट इज द सिचुएशन ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द मिरर। ठीक है, क्लियर हुआ ये? तो ये आपको अच्छी तरह समझ में आ गया। इसके इस गुण का उपयोग करते हैं डेंटिस्ट लोग, और इस गुण का उपयोग कहाँ किया जाता है? ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज में, रेयर व्यू मिरर। आप जितनी भी गाड़ियां देखते हैं उन गाड़ियों में जो अच्छी क्वालिटी का जो मिरर लगा रहता है, साइड मिरर, वो उत्तल दर्पण का होता है, क्योंकि उत्तल दर्पण हर चीज को छोटा करके दिखाता है। तो उत्तल दर्पण में हमेशा प्रतिबिंब छोटा प्राप्त होता है, जबकि अवतल दर्पण में जब फोकस के अंदर कोई वस्तु आती है तो उसका प्रतिबिंब बड़ा दिखता है। तो ये हमारा एमसीक्यू क्लियर हुआ। इस एमसीक्यू को काफी डिटेल समझा दिया, कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। यानी टू गेट द इमेज लार्जर देन द ऑब्जेक्ट, यानी किसी वस्तु की तुलना में आवर्धित प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए क्या करोगे? तो सीधा सा बात है, कॉनकेव मिरर। हम कॉनकेव मिरर यूज करेंगे, परंतु उत्तल दर्पण को, यानी इसका हिंदी अनुवाद हुआ अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाएगा, परंतु उत्तल का नहीं। बी ऑप्शन है उत्तल दर्पण, तो बाकी कोई ऑप्शन नहीं होगा। ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। इसको आप उतार सकते हैं। इसके बाद हम अगला एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। चलिए स्टूडेंट्स, दूसरा एमसीक्यू देखते हैं। ये सभी कॉन्सेप्ट पर आधारित वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। इफ एन इंसिडेंट रे passes through the center of curvature of a spherical mirror, the reflected ray will be। इसका हिंदी अनुवाद लिखता हूं। क्वेश्चन है, यदि कोई आपतित किरण वक्रता केंद्र से होकर गुजरती है, यदि कोई आपतित किरण किसी गोली दर्पण में वक्रता केंद्र से होकर गुजरती है, तब परावर्तित किरण होगी। ये चार विकल्प दिए हैं, तो चार विकल्प तो ऐसे पढ़ देता हूं, इंग्लिश में हिंदी में बता देता हूं। तो प्रश्न क्या आपको समझ में आ गया? इन सभी प्रश्नों का उत्तर आपको गोली दर्पण में परावर्तन और गोली दर्पण में प्रतिबिंबों की रचना, ये दो वीडियो मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया है पूरे कॉन्सेप्ट को। तो अगर उसको आप अगर ध्यान से देख लिया, मतलब आपसे एमसीक्यू बन जाएगा मैक्सिमम। चलिए, तो ये क्या बोल रहा है कि अगर किसी भी गोली दर्पण में, चाहे कोई भी गोली दर्पण हो, चाहे उत्तल दर्पण लेते हैं। चलिए, ये पीछे वाला हिस्सा को मैंने पॉलिश कर दिया है और ये आपका रिफ्लेक्टिंग पार्ट है। तो ये है फोकस का जस्ट डबल होता है वक्रता केंद्र, यानी वक्रता केंद्र जहां पर उसका आधे पर फोकस होगा, और ये पोल है। कोई भी आपतित किरण अगर यहां पर कोई ऑब्जेक्ट है, कोई भी आपतित किरण अगर वक्रता केंद्र से होकर गुजरती है, तो वक्रता केंद्र का मतलब उसका नॉर्मल। और मैंने बताया कि जब कोई भी प्रकाश की किरण, ये रूल भी है प्रतिबिंब बनाने के नियमों में, ये भी रूल है कि जब भी कोई प्रकाश की किरण किसी वस्तु से निकलकर वक्रता केंद्र से होकर वो जाती है, किसी वस्तु से कोई आपतित किरण समानांतर ना जाकर उस दर्पण के वक्रता केंद्र से होकर दर्पण से टकराती है, तो उस कंडीशन में क्या होगा?
उस कंडीशन में क्या होगा, वो उसी दिशा में वापस चला जाएगा। क्योंकि जब आपतित किरण अभिलंब के अनुदिश दर्पण से टकराती है, अभिलंब का मतलब नॉर्मल के साथ कोई कोण नहीं बना रहा है, यानी I बराबर क्या होगा 0, आपतन कोण का मान 0 है, तो अपवर्तन के नियम से परावर्तन कोण का मान भी 0 होगा। यानी जैसे ये टकराया किसी मिरर से, उसी डायरेक्शन में वापस चला जाएगा। तो क्या बोल रहा है, पहला ऑप्शन है पास थ्रू द पोल, नहीं, गलत। क्या ये आपतित किरण, यदि कोई आपतित किरण वक्रता केंद्र होकर गुजरती तब परावर्तित किरण ध्रुव से होकर गुजरती है, गलत है। पासेस थ्रू द फोकस, फोकस से होकर भी नहीं निकलती, यह भी गलत है। रिट्रेस इट्स पाथ, यानी उसका मार्ग उसी मार्ग में वापस लौट जाती है, उसी मार्ग में रिट्रेस हो जाती है, उसी मार्ग में वापस लौट जाती है। ये सी होगा और ये तो होगा नहीं। तो आपको समझ में आया, किसी भी गोली दर्पण का जो वक्रता केंद्र होता है, कोई भी, चाहे वो उत्तल दर्पण हो चाहे अवतल दर्पण हो, जिस गोले से काट कर बनाए जाते हैं, उस गोले का जो केंद्र होगा वही केंद्र उस मिरर का होगा। और जब कोई भी प्रकाश की किरण किसी वक्रता केंद्र से होकर गुजरती है, यानी उसके अभिलंब से होकर जाती है, तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच में कोई कोण नहीं बन रहा, मतलब I का मान 0 है तो परावर्तित किरण का मान भी क्या होगा 0, यानी उसी दिशा में वापस लौट जाएगी। तो ये आप ऑब्जेक्टिव आपको समझ में आया। यदि कोई आपतित किरण वक्रता केंद्र से होकर गुजरती है, वक्रता केंद्र से होकर गुजरती है, तो परावर्तित किरण उसी मार्ग में से वापस लौट जाती है। रिट्रेस इट्स पाथ, उसका पाथ उल्टा हो जाता है, उसी डायरेक्शन, ऐसा टकरा है फिर वैसे ही रिटर्न हो गया। तो ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए इसके बाद अगला एमसीक्यू डिस्कस करते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, तीसरा एमसीक्यू देखते हैं। क्या है तीसरा एमसीक्यू? अ रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ऑन ए कॉनकेव मिरर। किसी अवतल दर्पण में एक आपतित किरण गिरती है, और वो कैसे गिर रही है? इट इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, वो मुख्य अक्ष के समानांतर है। तो उससे परावर्तित होने वाली किरणें, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो पहले इसको हिंदी में लिख देता हूं। किसी अवतल दर्पण में आपतित किरण मुख्य अक्ष के समानांतर गिरती है या टकराती है, तो परावर्तित किरण होगी। ठीक है, यानी इस टाइप का है, चाहे वो उत्तल हो चाहे अवतल है। ये है आपका उत्तल और ये अवतल, दोनों बना देते। चलिए कैसे बनाएंगे इसको? अवतल बनाना है तो इसके कॉन्वेक्स वाले पार्ट को पॉलिश कर दो, तो ये हो गया ये। और इसको हमको उत्तल बनाना है तो ये अंदर वाला डीप वाले पार्ट को पॉलिश कर लो। तो ये आपका हो गया, ये आपका फोकस यहाँ हुआ, यहाँ वक्रता केंद्र हुआ, सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहाँ फोकस, ये आपका सेंटर। रिफ्लेक्टिंग पार्ट ये हुआ, उभार वाला पार्ट रिफ्लेक्टिंग हुआ, डीप वाला पार्ट रिफ्लेक्टिंग हुआ। चलिए क्या बोल रहा है? मैंने आपको रूल बताया था, ये सब आप प्रीवियस वीडियो को देखें तो ये पूरा एमसीक्यू बन जाएगा। कोई भी एमसीक्यू ऐसा नहीं जो आपसे ना बने। चलिए क्या बोल रहा है? किसी अवतल दर्पण में, अवतल दर्पण बोल रहा है लेकिन ये दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। किसी अवतल दर्पण आपतित किरण मुख्य अक्ष के समानांतर गिरती है, यानी ये कोई वस्तु रखी हुई है ए बी, इस वस्तु से जो किरण निकल रही है वो सीधा इस मुख्य अक्ष के, ये है आपका मुख्य अक्ष, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल यहाँ पर टकराती है। तो आपको रूल मालूम, कोई भी किरण जो आपतित किरण है जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल यानी सीधा गिरती है, तो टकराने के बाद वो हमेशा फोकस से होकर निकलती है, रियली फोकस को काटती है, रियली प्रिंसिपल एक्सिस को इंटरसेक्ट करती है। लेकिन यही अगर मान लीजिए ये अवतल दर्पण है और ये उत्तल दर्पण है, तो अवतल दर्पण में जब कोई भी आपतित किरण वस्तु से निकलती है और दर्पण से सीधा टकराती है, यानी मुख्य अक्ष के सीधा टकराती है,
तो टकराने के बाद जो परावर्ती रिफ्लेक्टेड रे प्रिंसिपल एक्सिस को किसी पॉइंट पर काटती है, उसी को बोलते हैं फोकस, और रियली काटती है। लेकिन यही अगर उत्तल दर्पण हो जाए तो ये जो है, चूंकि अंदर वाले भाग को पॉलिश कर दिया है परावर्तन के लिए, तो ये यहाँ से सीधा टकराई, ये मुख्य अक्ष के समानांतर टकराई, तो टकराने के बाद ऐसे लगेगा ये फोकस से बाहर निकल रही है, फोकस से बाहर जाती हुई प्रतीत होगी। इसलिए इसमें जितना भी प्रतिबिंब बनता है आभासी बनता है। इसमें जो भी प्रतिबिंब बनेगा वास्तविक बनेगा, सिवाय एक स्थिति को छोड़कर, जब वस्तु इसके फोकस के अंदर हो, पोल और फोकस तब आभासी बनता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि कोई भी पैरेलल बीम, समानांतर किरणें जो मुख्य अक्ष के समानांतर दर्पण से टकराती है, तो टकराने के बाद हमेशा फोकस से होकर जाती है। अगर अवतल दर्पण है तो रियली प्रिंसिपल एक्सिस पर फोकस को काटती है, और उत्तल दर्पण है तो फोकस से बाहर जाती हुई प्रतीत होती है। इसी के आधार पर इसको अपन बोलते हैं, ये किरणों को किसी पॉइंट पर कन्वर्ज करता है या संकेंद्रित करता है, इसलिए इसको बोलते हैं अभिसारी दर्पण, अभिसारी दर्पण। और इसको अपन क्या बोलते हैं, अपसारी दर्पण, डाइवर्जिंग मिरर। इसको अपन बोलते हैं कन्वर्जिंग मिरर। ये बिखरी हुई चीजों को किसी फोकस पर कॉन्सेंट्रेट करता है, और ये बिखरी हुई चीजों को और बिखार देता है, यानी ये कोई पैरेलल बीम आ रहा है तो उसको डाइवर्ज करता है, फेंकता है, इसलिए इसको बोलते हैं अपसारी या डाइवर्जिंग मिरर। तो उत्तल दर्पण को कभी कभी हम डाइवर्जिंग मिरर भी बोलते हैं, और अवतल दर्पण को कभी कभी हम कन्वर्जिंग मिरर भी बोलते हैं। ये इसकी प्रॉपर्टी के कारण बोलते हैं। तो अवतल दर्पण हमेशा पैरेलल बीम को फोकस की ओर मोड़ देता है, जबकि उत्तल दर्पण हमेशा पैरेलल बीम को फोकस से दूर भगाता है। ठीक है स्टूडेंट, अब हम चौथे एमसीक्यू पर चलते हैं। तो स्टूडेंट, चौथा एमसीक्यू बताने के पहले इसमें क्लियर हो गया, इसमें टिक क्या लगेगा, देखिए इसमें टिक लगेगा पास थ्रू द फोकस, तो इसका क्या होगा, फोकस से। पास थ्रू द सेंटर ऑफ, ये नहीं होगा। पास थ्रू द पोल, ये भी नहीं होगा। रिट्रेस उसी मार्ग में होता है, ये भी नहीं होगा। उसी मार्ग में वापस लौटिए, यानी ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। यानी ये जो प्रश्न दिया इसका सही आंसर क्या हुआ, कोई भी मिरर हो वो या तो फोकस से होकर जाएगी या तो फोकस से बाहर जाती हुई प्रतीत होगी। तो इसका आंसर होगा ए। इसके बाद हम चौथे नंबर के एमसीक्यू को देखेंगे। चलिए, स्टूडेंट, चौथा एमसीक्यू आपको बता रहा हूं। देखिए, सब बहुत इंपॉर्टेंट है, सब एग्जाम में आ सकते हैं। क्या बोल रहा है, देखिए, F बराबर R/2 इज वैलिड, यानी ये जो फॉर्मूला किन पर वैलिड होता है, तो पहले लिखा है फॉर ए कॉन्वेक्स मिरर बट नॉट फॉर कॉनकेव मिरर। उत्तल दर्पण पर है ये लागू होगा, लेकिन अवतल दर्पण पर नहीं। फॉर ए कॉनकेव मिरर बट नॉट फॉर कॉन्वेक्स मिरर, यानी अवतल दर्पण तो लागू होगा ये फॉर्मूला, बट कॉन्वेक्स मिरर पर नहीं होगा। फिर सी लिखा है बोथ कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर, दोनों पर ये फॉर्मूला लागू होगा। फिर लिखता है ना तो कॉन्वेक्स मिरर पर ना तो कॉनकेव मिरर पर, यानी ना तो उत्तल दर्पण पर ना तो अवतल दर्पण पर। तो बहुत ईजी है, मैंने आपको इसके पहले वाले वीडियो में बताया था साइन कन्वेंशन ऑफ स्फेरिकल मिरर, किसी भी गोली दर्पण का चिन्ह पर पार्टी बताया था। तो उसमें 2-3 बताया था, कोई भी इक्वेशन जो होता है F बराबर R/2, F क्या है, फोकल लेंथ है, फोकस दूरी है, फोकस दूरी, और R क्या है, वक्रता त्रिज्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। और फोकस दूरी हमेशा वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। ये गोली दर्पण पर लागू होता है, गोली दर्पण। और गोली दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। यानी कहने का मतलब क्या हुआ स्टूडेंट, कि ये जो फॉर्मूला है ये गोली दर्पण पर लागू होता है, यानी बोथ कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर, एंड दिस फॉर्मूला इज एप्लीकेबल बोथ कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर। यानी यह सूत्र गोली दर्पण पर लागू होता है, यानी उत्तल दर्पण के लिए भी लागू होगा और अवतल दर्पण के लिए भी लागू होगा। तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट वन, यानी दोनों पर लागू होता है, दोनों, यानी उत्तल व अवतल दर्पण दोनों पर ये लागू होता है। यानी ये फॉर्मूला सभी के लिए सही है, ऐसा नहीं किसी एक के लिए सही होगा दूसरे के लिए सही नहीं होगा। तो ये तो आपको क्लियर होगा। चलिए, इसके बाद हम 5वां एमसीक्यू आपको बताते हैं। चलिए स्टूडेंट, अगला एमसीक्यू देखते हैं।
ये क्या बोल रहा है एमसीक्यू? द मैग्निफिकेशन एम ऑफ एन इमेज फॉर्म बाय अ स्फेरिकल मिरर इज नेगेटिव, इट मीन्स द इमेज इज, इसको हिंदी में लिखा जाएगा, किसी गोली दर्पण का रेखीय आवर्धन ऋणात्मक है, तो इसका अर्थ हुआ, तो इसका अर्थ है पूछ रहा है, यानी m का मान हमको मालूम है v/u बराबर, पिछले वाले वीडियो में मैंने इसके बारे में डिटेल से बताया, और नेगेटिव यहाँ या कहीं होता है। तो बोल रहा है द मैग्निफिकेशन ऑफ एन इमेज फॉर्म बाय अ स्फेरिकल मिरर इज नेगेटिव, इट मीन्स द इमेज इज, इसका अर्थ है प्रतिबिंब, इसका अर्थ है प्रतिबिंब कैसा होगा, इसके बारे में पूछा है। तो प्रतिबिंब कैसा होगा? स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट, इसके बारे में पूछा नहीं है। लॉन्गर होगा, आपसे पूछ रहा है कि प्रतिबिंब सीधा या उल्टा बन रहा है, इसके बारे में। जिसका ये पहला ऑप्शन इसलिए नहीं होगा क्योंकि हमको ये नहीं पूछा कि m का मान 1 है, 1 से छोटा है, ये सब पूछा नहीं है, यानी मैग्निफिकेशन का वो नहीं पूछा है। हमको ये पूछ रहा है कि अगर m का मान धनात्मक या ऋणात्मक, इसका मतलब क्या होता है। तो कीप इन योर माइंड, अपने दिमाग में बैठा कर रखिए, मैंने पिछले वीडियो में बताया था, ये की पॉइंट है, इसको याद रखिए, की पॉइंट। यदि m का मान ज्ञात करते हैं नेगेटिव आता है, इसका मतलब यह हुआ कि अंतिम प्रतिबिंब उल्टा मिलता है, उल्टा प्राप्त होता है, यानी वस्तु का इमेज अगर उल्टा प्राप्त हो रहा है तो m क्या होगा? नेगेटिव। और m का मान अगर पॉजिटिव आ रहा है तो अंतिम प्रतिबिंब, यानी प्रतिबिंब, ये अंतिम मत लिखो, प्रतिबिंब उल्टा, प्रतिबिंब सीधा प्राप्त होता है। तो ये याद रखना है कि अगर m का मान ऋणात्मक आ रहा है, मतलब जो इमेज बन रहा है वो उल्टा बन रहा है। उल्टा मतलब वास्तविक, उल्टा का मतलब वास्तविक, यानी वास्तविक का मतलब उल्टा, और वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा दर्पण के सामने बनते हैं, दर्पण के सामने। तो वास्तविक प्रतिबिंब की खासियत क्या होती है? वो तो उल्टे होते हैं, उल्टा प्राप्त होगा, वास्तविक होगा दर्पण के सामने। इन तीनों का मतलब एक ही है, उस स्थिति में m का मान हमेशा नेगेटिव आएगा। और जो भी आभासी प्रतिबिंब होगा, ये क्या है? आभासी प्रतिबिंब के लिए होगा। आभासी का मतलब सीधा, और ये सब दर्पण के पीछे बनते हैं, दर्पण के पीछे, यानी दर्पण के पीछे आभासी और सीधा का मतलब एक ही मतलब है। आभासी का मतलब दर्पण के पीछे बन रहा है, दर्पण के पीछे बन रहा मतलब सीधा बन रहा है, तो सीधा ही बनेगा। और जब सीधा बनता है तो उसका m का मान क्या होगा? हमेशा पॉजिटिव। तो यहां पर क्या होगा आंसर? देखिए, द मैग्निफिकेशन m ऑफ एन इमेज फॉर्म बाय अ स्फेरिकल मिरर इज अ नेगेटिव, इट मीन्स दैट इमेज, किसी गोली दर्पण का रेखिक आवर्धन ऋणात्मक है, तो इसका अर्थ होता है प्रतिबिंब क्या होगा? स्मॉलर देन, इसका कोई मतलब नहीं है, लॉन्गर देन नहीं है, या तो ये इरेक्ट का मतलब होता सीधा, और इन्वर्टेड का मतलब होता उल्टा। तो अब आपको समझ में आ गया क्या ऑप्शन होगा? इसमें क्या दिया? नेगेटिव दिया है, इसमें क्या दिया? नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब उल्टा, यानी डी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। तो ये सब चीज़ें मैंने इसके पहले वाले वीडियो में डिस्कस किया था, तो उसको देख लेंगे तो एमसीक्यू आपसे यूं ही बन जाएगा। चलिए इसके बाद हम लोग नेक्स्ट एमसीक्यू को डिस्कस करते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। 6, इसको हिंदी में लिख दिया हूं, किसी उत्तल दर्पण में रेखिक आवर्धन m होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इन सबको ध्यान से आप देखिए, पढ़िए। तो मेरा ऐसा मानना है कि आप जो एग्ज़ाम आपका आने वाला है, जो रेंजर का, जिसमें फिजिक्स से 30 क्वेश्चन आते हैं, तो उन 30 क्वेश्चन में से मैक्सिमम क्वेश्चन आप बना सकते हो, बशर्ते आपको वीडियो को जब भी आप देखते हो तो पेन और कॉपी लेकर बैठिए और जो अच्छी बात है उसको नोट करिए, ठीक है। फिजिक्स के साथ ये ध्यान से सुनिए, और अगर कोई भी प्रॉब्लम आता है तो आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं कि इस चीज़ में ये चीज़ है, तो उसको मैं उसका जवाब भी दूंगा। चलिए क्या बोल रहा था, किसी उत्तल दर्पण में रेखिक आवर्धन m
होता है। देखिए 4 ऑप्शन दिया हुआ है, 4 ऑप्शन दिया हुआ है, सॉरी यहां पर सबको बदल देते हैं, आधा, ये गलत से आधा कर देते हैं, ठीक। क्या बोल रहा है देखिए, किसी उत्तल दर्पण में रेखिक आवर्धन m होता है, प्लस 1 होता है, आधा होता है, 1 से छोटा होता है, 1 से बड़ा होता है। और ऐसे ही आपसे पूछा किसी अवतल दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब के लिए रेखिक आवर्धन का मान क्या होता है। ये 4 सेम वही है, किसी अवतल दर्पण में आवर्धित चाहिए, मैग्नीफाइड चाहिए, और आभासी प्रतिबिंब के लिए रेखिक आवर्धन का मान 4 होता है। तो ऑप्शन सब में सेम है, केवल आपको ये बताना है कि किसमें एक के से ज़्यादा होगा, कम होगा। तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ, आपको हमेशा काम आएगा। चलिए इसको मैं समझा देता हूँ। बहुत सिंपल है, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, मुश्किल से 2-4 मिनट में समझा दूंगा। देखिए रेखिक आवर्धन का फॉर्मूला होता है m इक्वल टू होता है v/u और h/h, या कई किताब में लिखा जाता है I, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई, कोई भी फॉर्मूला। और नेगेटिव साइन या तो यहाँ लगा रहेगा, यहाँ पर नेगेटिव साइन रहता है। तो मिरर वाले केस में नेगेटिव साइन रहेगा, और यही लेंस वाला केस होगा तो नेगेटिव साइन नहीं रहेगा, प्लस हो जाता है। ठीक है स्टूडेंट, इसके प्रीवियस वाले वीडियो मैंने इसके बारे में बताया था। अब चलिए, किसी उत्तल दर्पण में रेखिक आवर्धन कितना होता है। तो आपको मालूम है कि उत्तल दर्पण में हमेशा वस्तु की तुलना में छोटा या बिंदु आकार का प्रतिबिंब प्राप्त होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट, और इसके इसी गुण का उपयोग किया जाता है कहाँ किया जाता है। किसी भी कार के ड्राइविंग सीट के बगल में एक मिरर होता है, या आप अपनी गाड़ी चलाते हो तो बगल में मिरर होता है। वो मिरर क्या है, उत्तल दर्पण है। वो पीछे से आने वाले दृश्य को बहुत ही अच्छे और क्लियर रूप से दिखाता है, छोटे में दिखाता है। पीछे की तमाम चीज़ें जो इतनी बड़ी चीज़ है, लेकिन उस मिरर में क्लियर दिखता है छोटे रूप में। तो ट्रैफिक पुलिस वाले करते हैं, ट्रैफिक सिग्नल में इसका यूज़ होता है। रेयर व्यू पिक्चर को देखने के लिए, यानी किसी भी दूर की चीज़ों को अगर आपको अपने मिरर में क्लियर दिखाना है तो उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो क्लियर समझ में आए, यानी अगर इसको समझा जाए तो ये उत्तल दर्पण है, ये इसको पेन अंदर, ये आपका पोल है, ये एफ है और ये सी, ये वस्तु रखी हुई है, तो इससे इमेज आएगा। तो इमेज आपको मालूम है, एक तो फोकस से ये फोकस से बाहर जाती हुई दिखाई देगी, और दूसरा है आपका, तो इमेज यहां बनेगा, ये है ए बी, ये होगा ए डैश बी डैश, क्योंकि एक परावर्तित किरण ऐसा जा रहा है, दूसरा परावर्तित सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर कोई किरण आपतित हो रहा है तो उसी दिशा में क्या होगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगा, ये ऐसा। तो यहाँ दोनों का कटान बिंदु यानी इंटरसेक्शन यहाँ। तो ये चित्र क्यों बनाया मैं आपको बता रहा हूँ कि ध्यान दीजिए कि उत्तल दर्पण में हमेशा छोटा प्रतिबिंब बनता है, और फॉर्मूला क्या बोल रहा है, m बराबर ये h डैश I, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की। प्रतिबिंब कितना है, मान लीजिए ये 20 सेंटीमीटर का, तो आपको मान लीजिए 5 मिला, यानी यहाँ पर वस्तु की हाइट I कितना है, 20 सेंटीमीटर की वस्तु है, तो इमेज कितना, सॉरी उल्टा बता दिया मैं, हाँ। अब देखिए यहाँ पर वस्तु की ऊंचाई यानी ऑब्जेक्ट का जो हाइट है, या मैं इसको h डैश से बताता हूँ। वस्तु की हाइट जो है 20 सेंटीमीटर, और यहाँ पर इमेज का हाइट कितना मिल रहा है, 5। तो फॉर्मूला में रखेंगे क्या आएगा, h डैश अपॉन h। प्रतिबिंब हमेशा छोटा बनता है, यानी 5 सेंटीमीटर का प्रतिबिंब है, लेकिन वस्तु कितना है, 20, तो ये कितना होगा, 1/4, यानी 0.25, यानी ये 1 से छोटा होगा, यानी m का मान 1 से छोटा होगा। यानी हमेशा ध्यान रखिए, किसी भी उत्तल दर्पण में इसके इसी गुण का उपयोग हम कहाँ करते हैं भाई, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज वाले गाड़ियों के साइड मिरर या रेयर व्यू पिक्चर देखने के लिए इसी प्रकार के दर्पण का प्रयोग करते हैं, क्योंकि इसमें m का मान 1 से छोटा आता है, यानी वस्तु जितनी बड़ी उसकी तुलना में काफी छोटा इमेज प्राप्त होता है। यानी m का मान हमेशा क्या आएगा, 0.25, यानी m का मान छोटा होगा, 1 से कम होगा, तो इसको ये होगा 1 से छोटा, तो ये m इज लेस देन टू 1। आपको समझ में आ गई मेरी बात, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, ये आपको बहुत बड़े बड़े एग्जाम में भी काम आएगा। क्या, किसी भी उत्तल दर्पण में द लीनियर मैग्निफिकेशन फॉर एनी कॉन्केव मिरर विल बी कितना होता है,
m का मान क्या होगा, एक तो होगा नहीं, एक किस में होता है, समतल दर्पण में। समतल दर्पण के सामने वस्तु जितनी हाइट की होती है इमेज उतना हाइट का होता है। ये आपको ऑलरेडी मैंने डिस्कस कर लिया है इसके बारे में। आधा भी नहीं होगा, एक से छोटा होगा। तो दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन मैंने अपने इससे बनाया है परीक्षाओं को ध्यान में रखकर, ठीक है। इसको ध्यान से आप पढ़िए। अब तो आपको बात समझ में आ गई। अब अगला क्वेश्चन देखिए, ये 7 नंबर का, इसको मिटा देते हैं स्टूडेंट्स। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। किसी अवतल दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब, यह है किसी अवतल दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब के लिए रैखिक आवर्धन का मान क्या होगा। यहां पर दिया है 1, आधा, 1 से छोटा या बराबर, 1 से छोटा, या डी दिया है 1 से बड़ा या बराबर, ठीक है। अब आपको मालूम है यहाँ की पॉइंट क्या है, ये सब आपको ऑलरेडी मैंने वीडियो में डिस्कस कर लिया है। की पॉइंट क्या है, किसी अवतल दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा कैसा बनता है, उल्टा, और दर्पण के सामने बनता है। तो ये डिपेंड करता है कि वस्तु आपने मिरर के सामने कहां रख दिया। अगर आप वस्तु आपने फोकस के बाहर, वक्रता त्रिज्या के बाहर, यानी वक्रता केंद्र के बाहर रख दिया तो थोड़ा सा छोटा बनेगा। जैसी वक्रता केंद्र पर रख दोगे तो वस्तु के बराबर बनेगा। जैसी सी और एफ के बीच में रखोगे तो फिर इमेज बड़ा दिखेगा। जैसी एफ पर रखोगे तो और बड़ा दिखेगा। जैसी एफ और सी के बीच में, जैसी एफ और दर्पण के ध्रुव के बीच में रखोगे तो प्रतिबिंब क्या होगा, आवर्धित बन जाएगा, सीधा बन जाएगा और दर्पण के पीछे बनेगा। ये तमाम चीजें मैंने वीडियो में डिस्कस किया है। तो यहां पर फिलहाल इस ऑब्जेक्टिव बनाएंगे, किसी अवतल दर्पण में, अवतल दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा प्राप्त होता है तथा प्रतिबिंब वस्तु के आकार का या वस्तु से बड़ा होता है, ठीक है। तो किसी अवतल दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है तो या तो वस्तु के बराबर होगा या तो उससे बड़ा होता है ना। तो यहां पर ध्यान दीजिए, तो ये इसमें जो है m का मान या तो 1 होगा, यानी m का मान क्या होगा, m का मान या तो बड़ा होगा या तो बराबर होगा। बराबर कब होगा, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर रखी गई है। और जब वस्तु वक्रता केंद्र जब वस्तु फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में रखी है तो पीछे बनता है और बड़ा बनता है। तो मेरा कहने का मतलब ये होगा, इसमें ऑप्शन क्या होगा, डी या उससे ज्यादा होगा। अब आते हैं ये वाले एमसीक्यू पर आते हैं। देखिए स्टूडेंट, इस पर हम बात कर लेते हैं। ये क्लियर हो गया होगा आपको। अच्छा, किसी अवतल दर्पण में आवर्धित या आभासी प्रतिबिंब के लिए रैखिक आवर्धन का मान क्या होता है। तो ये आपका है, उल्टा बना दिया, किसी अवतल दर्पण में बोल रहा है ना, ये पेंट मार दिया, ये आपका हो गया, ये P हो गया, ये F हो गया और ये C हो गया। तो आपको मालूम है कि जब कोई भी वस्तु पोल और F के बीच में रखा हुआ है AB, तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनता है, दर्पण के पीछे बन जाता है। इसको बनाया भी जा सकता है। तो ये कहाँ से जाएगा, फोकस से होकर निकल जाएगा। दूसरा, तो ऐसा टकराएगा तो उसी दिशा में, तो ये ऐसा करके कहीं पर मिलते हैं। तो ये इमेज बना A डेज B डेज। तो हमेशा ध्यान रखना है कि अवतल दर्पण में रैखिक आवर्धन ये है H और ये है H डेज। ये वस्तु की हाइट है, ये इमेज की हाइट है। तो H डेज अपॉन H, H डेज का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, प्रतिबिंब। प्रतिबिंब मान लीजिए ये है, ये वस्तु की हाइट मान लीजिए 5 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पर हमको 20 मिल गया, इसका 4 गुना है, यानी 20/4, 20/5, ये 4। तो m का मान हमेशा 1 से बड़ा होता है, हमेशा बड़ा होता है, ये वाला। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई स्टूडेंट्स। तो
किसी भी अवतल दर्पण में जब बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त होता है तो उसका रेखिक आवर्धन हमेशा 1 से बड़ा होगा, और उत्तल दर्पण में रेखिक आवर्धन m का मान हमेशा 1 से छोटा होगा। ठीक है। और प्लेन मिरर में हमेशा रेखिक आवर्धन का मान 1 होता है, यानी प्लेन मिरर में वस्तु को जितने हाइट का होता है उतने ही हाइट का इमेज आपको मिरर में दिखाई देता है। तो ये मेरी बात समझ में आ गई। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी। इसके बाद हम और भी एमसीक्यू को डिस्कस करेंगे। चलिए स्टूडेंट, एमसीक्यू नंबर 9 को देखते हैं। 9वें नंबर के एमसीक्यू को देखते हैं। ये सब थ्योरी पर बेस्ड है, बस आपको कॉन्सेप्ट बनना चाहिए, आपको बन जाएगा। An object is placed at a distance of 10 cm in front of a concave mirror of focal length 20 cm. The image will be, इसको हिंदी में लिख देता हूं मैं। एक वस्तु किसी अवतल दर्पण के सामने दस सेंटीमीटर की दूरी पर रखा है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। तो प्रतिबिंब होगा। देखो इसमें आंकड़े दे दिया है, नंबर दे दिया, तो आप सोचो न्यूमेरिकल नहीं है, ये कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है। देखिए मैं आपको समझा रहा हूं, मैंने हिंदी में भी लिख दिया है। तो इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है। डिमिनिश्ड का मतलब बिंदु आकार का, इरेक्ट मतलब सीधा, वर्चुअल आभासी, मैग्निफाइड बी ऑप्शन में, आवर्धित, सीधा, आभासी, वर्चुअल। फिर सी दिया है डिमिनिश्ड, इन्वर्टेड, रियल। डिमिनिश यानी बिंदु आकार का, उल्टा, इन्वर्टेड का मतलब उल्टा, और रियल वास्तविक। डी का मैग्निफाइड, आवर्धित, उल्टा, सीधा और वास्तविक। ये 4 ऑप्शन दिया हुआ है। तो ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है। देखिए आपको समझा रहा हूं कैसे आसान है। देखिए इसका मैं एक्सप्लेनेशन बता रहा हूं, बहुत ईजी है, लेकिन देखने में लगेगा बहुत कठिन है। तो पहले आप डायग्राम बनाए। अवतल दर्पण, ये अवतल दर्पण, ये पीछे का हिस्सा आपने क्या कर लिया, पेंट कर दिया है, और ये आपका पोल है, और ये आपका फोकस है, और ये वक्रता केंद्र है। ठीक है स्टूडेंट, ये जो वक्रता केंद्र है ये बोल रहा है कि 20 सेंटीमीटर है। कितना बोल रहा है स्टूडेंट्स, 20 सेंटीमीटर। देखो यहां लिखा हुआ 20 सेंटीमीटर की, सॉरी क्या बोल रहा है ये, किसी वस्तु एन ऑब्जेक्ट प्लेस एट ए डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ ए कॉन्केव मिरर फोकस। ठीक है, ओके ठीक, सॉरी जैसा बोला, हाँ इसको ठीक से बनाए थे स्टूडेंट। चलिए फिर से बनाते हैं। चलिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ये आपका हो गया फोकस, ये आपका, ये फोकस जो बोल रहा है आपसे, पोल से जो फोकस की दूरी 20 सेंटीमीटर है। कितना है, एक वस्तु किसी अवतल दर्पण के सामने 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी, यानी फोकस दूरी ये है। इसका मतलब क्या हुआ कि वस्तु इस फोकस के अंदर रखा हुआ है। अब आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। आपको मैंने जो वीडियो बताया था गोली दर्पण में प्रतिबिंब की रचना, किसी भी अवतल दर्पण के सामने अगर कोई वस्तु उसके फोकस के अंदर हो, तो यहां पर उसके फोकस के अंदर रखा हुआ है, तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा। यदि अवतल दर्पण में फोकस के अंदर वस्तु हो, तो प्रतिबिंब क्या होगा, आवर्धित, बड़ा बनेगा, सीधा बनेगा, सीधा। ठीक है, तो क्या होगा इसका आंसर, क्या बनेगा, मैग्निफाइड। देखो क्या क्या बनेगा इसमें, इंग्लिश में लिखे मैग्निफाइड। मैग्निफाइड का मतलब होता है सीधा, आवर्धित प्रतिबिंब बनेगा,
सीधा बनेगा, सीधा का मतलब इरेक्ट, ठीक है। तो पहली बात तो ये बनेगा मैग्नीफाइड, आवर्धित, ये आवर्धित, इरेक्ट और वर्चुअल, और आभासी बनेगा। आभासी प्रतिबिंब क्यों बनेगा? क्योंकि ये इधर बन जाता है यहाँ। अभी इसके पहले वाले प्रश्न मैंने डिस्कस किया था इस टाइप का, यहाँ बन जाता है। ये है एच, ये है एच के, काफी बड़ा, यानी क्या होगा? आवर्धित, मैग्नीफाइड का आवर्धित, इरेक्ट का मतलब सीधा, और आभासी, यानी किसी भी अवतल दर्पण के फोकस के अंदर किसी वस्तु को रखा जाए तो बी ऑप्शन होगा। क्या होगा? आवर्धित बनेगा, सीधा बनेगा और आभासी बनेगा। तो ये न्यूमेरिकल नहीं है, लेकिन न्यूमेरिकल के फॉर्म में आपको दे दिया, तो आपको कभी घबराने की जरूरत नहीं है। तो मेरा आपसे ये एडवाइस है कि जो भी स्टूडेंट रेंजर के एग्जाम में फिजिक्स के क्वेश्चनों को सॉल्व करना चाहता है, बहुत सिंपल क्वेश्चन आते हैं, तो मैंने उसी सिलेबस को ध्यान में रखकर, खासकर सीजीपीएससी और रेंजर के सिलेबस को ध्यान में रखकर मैं ये वीडियो आपके लिए बना रहा हूँ। तो आप हर वीडियो को ध्यान से देखिए और पेन और कॉपी के साथ बैठिए, तो मेरा ऐसा मानना है कि आपसे कोई भी चीज़ आसानी से बन जाएगा। चलिए एक न्यूमेरिकल देखते हैं लास्ट में, उसके बाद हमारा ये लेक्चर खत्म होगा। एक सिंपल सा आंकिक प्रश्न मैं आपको बताता हूँ। मान लीजिए कभी एग्जाम में आ गया तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। चलिए तब तक आप इसको नोट करिए। चलिए स्टूडेंट्स, अब लास्ट एक आंकिक प्रश्न बताते हैं। मान लीजिए एग्जाम में आ गया, इस आंकिक प्रश्न में सभी चीजें शामिल हैं। बहुत ही अच्छा प्रश्न मैंने आप लोगों के लिए लाया है। तो इसमें आपको इसके पहले वाले वीडियो में जो साइन कन्वेंशन मैंने बताया था वो सब क्लियर हो जाएगा। साइन कन्वेंशन वाला, अगर किसी भी स्टूडेंट को साइन कन्वेंशन में प्रॉब्लम है, चिन्ह परिपाटी में एफ को प्लस कब लेते हैं, माइनस कब लेते हैं, वी को प्लस और माइनस कब लिया जाता है, इन चीज़ों को अगर जानना है तो इसके पहले वाले वीडियो को देखिए आप। फिर भी मैं आपको इस न्यूमेरिकल को यहाँ पर समझाता हूँ। इसका पहले हिंदी अनुवाद कर लेते हैं। देखिए क्या बोल रहा है। A 2 centimeter high object is placed at a distance of 20 cm from a concave mirror. एक अवतल दर्पण के सामने 2 सेंटीमीटर ऊंची एक वस्तु रखी हुई है और रियल इमेज इज फॉर्म एट 40 सेंटीमीटर। एक वास्तविक प्रतिबिंब 40 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है फ्रॉम द मिरर। मिरर से 40 सेंटीमीटर की दूरी पर वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, यानी प्रतिबिंब की दूरी दिया हुआ है। कैलकुलेट द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर एंड साइज ऑफ द इमेज। तो इसको हिंदी में लिख देता हूं मैं। एक 2 सेंटीमीटर ऊंची वस्तु अवतल दर्पण के सामने, अवतल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा है। वस्तु का प्रतिबिंब 40 सेंटीमीटर की दूरी पर प्राप्त होता है, तो पूछा गया आपसे कैलकुलेट द फोकल लेंथ। तो फोकस दूरी तथा प्रतिबिंब की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो ये प्रश्न इंग्लिश था, हिंदी में लिख दिया, क्लियर हुआ। अब देखिए, इस प्रकार के प्रश्नों को कोई भी बनाना चाहता है, किसी भी एग्जाम में आता है। अब ये तो मान के चलिए आजकल कंपटीशन एग्जाम कितना टफ हो गया कि एक ऑब्जेक्टिव के पीछे अगर आप एक ऑब्जेक्टिव गलत हो गया तो आप काफी आगे पीछे हो जाते हैं। इसलिए केयरफुली और ध्यान से पढ़ना, कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ना है, ठीक है। तो मैं जितने भी वीडियो बनाया वो कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है और उसके बाद मैं एमसीक्यू बता रहा हूँ, ताकि आप कॉन्सेप्ट पढ़ते पढ़ते ही 90% आपको एमसीक्यू समझ में आ जाए कि हाँ एमसीक्यू कैसे होता है। ये तो प्रैक्टिस टाइप का बता रहा हूँ कि इससे क्या है कि हमने जो भी पढ़ा है उसको एक प्रैक्टिस मिलता है। हाँ भाई ये चीज़ हमने वहाँ पढ़ा था, बस ये। चलिए अब चलिए हम एक डायग्राम बना लेते हैं। चलिए कभी भी न्यूमेरिकल बनाना, डायग्राम बना लो तो आपको पूरी बात समझ में आ जाएगी। चलिए भैया, ये अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण बोल रहा है 2 सेंटीमीटर ऊंची है ना ये, हाँ ठीक है।
ये आपका पोल है, फोकस कितना दिया, 20 सेंटीमीटर। फोकस हमको नहीं मालूम, जहां भी होगा। एक वस्तु रखी हुई है यहां पर ए बी, ठीक है। इसकी जो ऊंचाई है 2 सेंटीमीटर बोला है, 2 सेंटीमीटर की ऊंचाई है। वस्तु का प्रतिबिंब 40 सेंटीमीटर की दूरी पर, यानी ये कितनी सेंटीमीटर की दूरी पर रखा हुआ है, ये u का मान जो होता है 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है, यहां पर रखा हुआ है। इसका फोकस हमको नहीं मालूम। वस्तु का प्रतिबिंब 40 सेंटीमीटर की दूरी पर प्राप्त होता है, यानी वस्तु का प्रतिबिंब क्या प्राप्त हो रहा है, 40 सेंटीमीटर। यानी इसका जो ऑब्जेक्ट है, इसका इमेज यहां पर कहीं प्राप्त होता है। ये उल्टा ही मिलेगा, क्योंकि आभासी तो बोला नहीं, आभासी होता सीधा हो जाता है। ये यहां मिल रहा है, ये इमेज, ठीक है। ये इसको h डेस लिखते हैं। ये हमारा हो गया, इसकी हाइट हो गई 2.0 सेंटीमीटर। जीरो लिखने की जरूरत नहीं, लिख दिया गया है। हमको h निकालना है, और ये जो इमेज बन रहा है उसका पोल से डिस्टेंस जो है वो है 40 सेंटीमीटर। तो आपको क्या निकालना है, इस गोली दर्पण का या इस अवतल दर्पण का फोकल लेंथ निकालना है, और h डेस कितना बड़ा प्रतिबिंब बनेगा ये आपको निकालना है। ठीक है, चलिए निकाल देते हैं। तो ये समझ में आ गया ये। अब चलिए, ये आपने नोट कर लिया। चलो इंग्लिश वाला मिटा देता हूँ, ये आपको मिटा देता हूँ। चलिए यहाँ बताता हूँ, हिंदी वाला रहने देता हूँ। चलिए, तो सबसे पहले आप दर्पण समीकरण क्या यूज करोगे, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। आपको मैंने इसके पहले वाले वीडियो में बताया था कि u का मान हमेशा नेगेटिव होता है, चाहे क्योंकि वस्तु पहले दर्पण के सामने रखी होगी, तो u का मान हमेशा नेगेटिव होगा, क्योंकि वस्तु से आपतित किरण को लेते हैं और दूरियों का मापन दर्पण से वस्तु की ओर करते हैं, तो u का मान हमेशा नेगेटिव होता है। इसके पहले वाले वीडियो मैंने बताया। तो u कितना दिया हुआ है, u दिया हुआ है हमारा कितना है, 20 सेंटीमीटर, तो -20 cm लिखोगे। ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा, प्रतिबिंब कैसे बन रहा है, क्योंकि इसमें तो ऐसा कोई जिक्र नहीं किया है कि प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बन जा रहा है ना। दर्पण के सामने ही 40 सेंटीमीटर की दूरी पर बन रहा है, यानी क्या होगा, v जो है प्रतिबिंब उल्टा बन रहा है। प्रतिबिंब क्या बन रहा है, दर्पण के सामने। दर्पण के सामने बनने का मतलब होता है वास्तविक। क्या बनता है, वास्तविक। वास्तविक का मतलब होता है दर्पण के सामने, और वास्तविक प्रतिबिंब के लिए v का मान क्या होता है, हमेशा नेगेटिव। और ये कितना दिया स्टूडेंट, 40 सेंटीमीटर। तो बस इस बात का आपको ध्यान रखना है। अगर यही बोलता दर्पण के पीछे बनता तो v का मान क्या लिखते, +40 लिख देते। ठीक है, क्योंकि आभासी प्रतिबिंब के लिए क्या होगा, v का मान प्लस हो जाता है। ठीक है। अच्छा, अब चलिए भाई, 1/f = 1/v + 1/u होता है। तो फोकल लेंथ निकालना है f, 1/v कितना दिया स्टूडेंट, 40। अब अगर आपको चिन्ह पर पार्टी किसी स्टूडेंट से नहीं बनता तो ये नहीं बना पाएगा, तो इसलिए चिन्ह पर पार्टी के लिए इसके पहले वाले वीडियो आपको देखना जरूरी है। तो चिन्ह पर पार्टी अगर आपको बनता है तो न्यूमेरिकल ऐसे ही बना लोगे, बहुत ईजी है। v का मान कितना लिखोगे आप, -40 लिखोगे, फिर प्लस, और u का मान हमेशा हमेशा नेगेटिव होता है, तो कितना है, -20। तो इसका फोकल लेंथ आ जाएगा स्टूडेंट, देखिए इसको एलसीएम लोगे तो ये होगा -1/40 ऋण 1/20। तो इसको कैसे भी सॉल्व कर लीजिए आप, माइनस कॉमन ले लीजिए, 1/10 कॉमन ले लीजिए, तो 1/4 आया, धन 1/2। ऐसा कैसे भी आपको जैसा अच्छा लगता है सॉल्व कर लीजिए। तो -1/10, और ये हो गया 2, और ये हो गया 4, और आपस में मल्टीप्लाई कर दिया तो 8, ये हो गया -1/10, और ये हो गया 6/8, 2 × 6, 2 × 4 8। तो ये कितना होगा, 1/f = हो गया -3/40। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा स्टूडेंट, इसको भी मिटा देता हूँ प्रश्न को। हाँ, बस आ गया आंसर आ गया आपका। 1/f बराबर -3/40 है, तो उसको उल्टा करो तो क्या होगा, f बराबर -40/3। तो f का मान कितना आ जाएगा, f = इसको डिवाइड करोगे -13.33। तो ये माइनस साइन ये बता रहा है कि ये अवतल दर्पण है। अवतल, क्योंकि इसके पहले वाले लेक्चर में बताया अवतल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा नेगेटिव होती है। तो ये आ गया हमारा। अब एक चीज और निकालना है कि हमको हाइट निकालना है। क्या निकालना है अपन को, हाइट निकालना। चलिए, तो निकाल सकते हो हाइट, तो इसको मिटा दिया जाता है। चलो
हाँ, इसको हम चित्र को मिटाए थे। हाइट अगर आपको निकालना है तो निकाल लीजिए। फॉर्मूला क्या होता है हमारा, देखिए m बराबर होता है -v/u होता है, ठीक है। तो m बराबर माइनस तो रहता ही है, v कितना है निकला अपना, v कितना था स्टूडेंट, देखिए v है आपका ये ऋण 40 और u का मान तो हमेशा ऋण होता ही है, ऋण 20। तो ये कितना आ गया, ये प्लस हो जाएगा, ये 2 बार जाएगा यानी -2 आ गया, ठीक है। ये नेगेटिव साइन क्या बता रहा है, ऋण 2 आया, मतलब ऋण 2 का मतलब होता है, माइनस का मतलब होता है कि जो प्रतिबिंब बन रहा है वो उल्टा बन रहा है, ठीक है। उल्टा प्रतिबिंब के लिए हमेशा m का मान क्या आएगा, नेगेटिव, और सीधा प्रतिबिंब के लिए हमेशा m का मान प्लस आता है, ठीक है। ये आपको मैंने बताया। चले -2 आ गया, तो इसका हाइट पूछा है हमसे। अगर रेखिक आवर्धन पूछता तो क्या बोलते हैं, रेखिक m = -2 का मतलब प्रतिबिंब उल्टा बन रहा है, इन्वर्टेड उल्टा बनता है, ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा, लेकिन हमसे हाइट पूछा है, चले हाइट निकाल लेते हैं, बस लास्ट है। तो ये सब तमाम चीजें आपको बता दे रहा हूं मैं। अच्छा, m का मतलब होता है -v/u या h/h। तो ये m नहीं पूछा हमसे, ये हाइट पूछा है h डेज। तो m कितना है, -2 आ गया, और ये हो गया h डेज कितना आ गया, h डेज क्या है, h डेज का मतलब ये डायग्राम अगर आप देखोगे ऐसा था, ये वस्तु यहाँ रखी है, ये ऑब्जेक्ट इमेज यहाँ बन रहा है। अगर कोई वस्तु किसी मुख्य अक्ष के ऊपर रखी हुई है तो उसके हाइट को क्या लेंगे, प्लस, और नीचे इमेज बन रहा है, उल्टा बन रहा है, तो मतलब इमेज उल्टा बन रहा है, तो हाइट की इमेज को नेगेटिव लेते हैं। तो कि m कितना हो जाएगा, देखिए ये h डेज कितना दिया है नहीं मालूम। अच्छा, यहां पर ये हाँ h डेज अपॉन h कितना दिया स्टूडेंट, h दिया 2 सेंटीमीटर। तो ये आपका हो गया, सॉरी, इसको m की जगह 2 लिखोगे, यहां पर सीधा सा ऐसा लिखो, m = ये -h डेज अपॉन h। तो h डेज इक्वल टू होगा m × h, m रेखिक आवर्धन है, और ये है m का मान -2 आ गया, और h का मान 2 सेंटीमीटर दिया हुआ प्रश्न में, देखिए 2 सेंटीमीटर, ये हो गया -4 सेंटीमीटर। यानी अंतिम प्रतिबिंब जो प्राप्त होगा वो क्या होगा, उल्टा होगा। ऋणात्मक चिन्ह बता रहा है कि अंतिम प्रतिबिंब जो प्राप्त होगा वो उल्टा, नेगेटिव साइन, मतलब ये ऐसे मुख्य अक्ष के ऊपर ऐसा रखा हुआ तो इमेज ऐसा बन रहा है, नीचे बन रहा है, उल्टा बन रहा बताओ नेगेटिव आएगा। और उसकी हाइट कितनी होगी, ये 2 सेंटीमीटर का, तो ये कितना होगा 4 सेंटीमीटर का, जस्ट डबल हो जाएगा। तो क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई। तो किसी भी दर्पण में रेखिक आवर्धन का मान अगर पॉजिटिव आता है, इसका मतलब प्रतिबिंब सीधा बन रहा है। अगर m का मान नेगेटिव आता है तो प्रतिबिंब उल्टा बन रहा है। m का मान 1 से बड़ा हमेशा होता है दर्पण में होता है, वो भी कब, जब प्रतिबिंब आवर्धित होता है। और m का मान या रेखिक आवर्धन का मान उत्तल दर्पण में हमेशा 1 से छोटा होता है। तमाम चीज़ों को मैंने बता दिया है। तो स्टूडेंट, आज का हमारा जो टॉपिक था, इसके ऊपर मैंने 3 वीडियो बनाए हैं, गोली दर्पण से परावर्तन, और प्रकाश का स्पेक्ट्रम के बारे में एक वीडियो बनाया, उसके बाद फिर मैंने एक और वीडियो बनाया, उसके बाद ये लास्ट वीडियो है। तो इन चारों वीडियो को अगर आप देखोगे, 4-5 वीडियो बनाए, तो आपको जो समतल दर्पण और गोली दर्पण का जितना भी कॉन्सेप्ट है, अगर कोई भी स्टूडेंट ईमानदारी से इसको देखेगा तो मुझे नहीं लगता कि उसको समझ में ना आए। फिर भी अगर आपका कमेंट्स का हम वेट करेंगे कि हमारा जो पढ़ाने का तरीका आपको कैसा लगा, ठीक है।